Yeah, good morning, friends. Hiren, Bhavin. Good morning, sir. Yeah. Now, in the last session, we started with the dividend. It is the last topic of unit number 2. Last topic of unit number 2. Yeah. Let us discuss today the dividend, audit of the dividend, divisible profit and dividend. Yes. In the last session, we discussed two types of dividend. One is the interim dividend, and second is final dividend. And meaning of dividend. Meaning of dividend means it is a distribution of the profit by the company among the shareholders. जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड. दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड. There are two types of dividend. One is final dividend, second is interim dividend. Final dividend. First we'll discuss final dividend. What is there in the final dividend? In final dividend, AGM में एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयरहोल्डर्स, AGM में फाइनली डिक्लेयर होता है. तो जो AGM में डिक्लेयर होता है नॉर्मली नोन एज द फाइनल डिविडेंड. समझ लो, AGM 2021, AGM 2022, साल में एक बार AGM होती है. साल में एक बार AGM होती है, शेयरहोल्डर्स की मीटिंग होती है. उसमें ये डिविडेंड फाइनल होता है, डिक्लेयर होता है. समझ लो, AGM 2021 में जो हुआ वहां हमने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया दैट इज फाइनल डिविडेंड. AGM 22 उसमें जो हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया दैट इज आल्सो फाइनल डिविडेंड. अगर दो AGM के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर किया दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड. या आई होप the meaning is clear that we discussed in the last session. Number 2, final dividend के लिए 2 level approvals required. One is board will recommend, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी की पोजीशन पता है तो कंपनी का कैश फ्लो देख के कितना डिविडेंड दे सकते हैं वो बोर्ड विल प्रपोज, बोर्ड विल रिकमेंड द डिविडेंड. तो फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करने का पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास. एंड हु विल डिक्लेयर? शेयरहोल्डर्स विल डिक्लेयर इन AGM. तो दोनों लेवल के अप्रूवल चाहिए. बोर्ड अप्रूवल चाहिए एंड शेयरहोल्डर्स अप्रूवल चाहिए. बोर्ड विल प्रपोज, शेयरहोल्डर्स विल फाइनलाइज, शेयरहोल्डर्स विल डिक्लेयर, shareholders will approve in the AGM. Once the dividend is approved by the shareholders, it is declared by the shareholders, it becomes a liability of the company and it becomes a rights of the shareholders. Yes, एक चीज ये भी क्लियर कर लो, जो shareholders की मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव होगा, डिक्लेयर होगा, it can never be more than what is proposed in the board meeting. जो बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया है उससे ज्यादा कभी भी शेयरहोल्डर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते. टेक एन एग्जांपल. समझ लो, बोर्ड ने 15% डिविडेंड प्रपोज किया, रिकमेंड किया, तो शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में 15% या तो उससे कम डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता, 15% से ज्यादा डिक्लेयर नहीं हो सकता. बी क्लियर. तो जो बोर्ड ने प्रपोज किया दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट फॉर द शेयरहोल्डर्स. आई होप दैट क्लैरिटी इज क्लियर. नंबर 2, इंटरिम डिविडेंड जो दो AGM के बीच में डिक्लेयर होता है उसमें ओनली सिंगल लेवल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. इट इज अ बोर्ड अप्रूवल. तो आपको इस तरह से पार्ट कर देना चाहिए, दो, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड. इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड ओनली बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट. No other approval required. Once the board approves, it is declared and it becomes a liability of the company and it becomes the rights of the shareholders. And in case of final dividend, board will propose and shareholders will approve. Once the shareholders approve, it becomes liability of the company. Be clear. So that was all about the basics. बाद में एक चीज ये याद रखो, डिविडेंड कौन से सोर्स में से, जो यहाँ लिखा सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, कौन से सोर्स में से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है? तो देयर आर 3 सोर्सेस. नंबर 1, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. करंट ईयर का कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है. डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, सभी एक्सपेंडिचर चार्ज कर दो, और बाद में जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट में से डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड. और आपको भली बात ही पता है, पहले प्रेफरेंस को पे किया जाएगा, बाद में इक्विटी डिविडेंड कैन बी प्रपोज्ड एंड कैन बी डिक्लेयर्ड. नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स arrived at after providing for depreciation in accordance with the provisions. Meaning that अगर पास्ट ईयर का प्रॉफिट है, आपने बैलेंस शीट देखा होगा, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, इसमें P&L अकाउंट है, रिजर्व्स है. यस, these are the past year profit, past year accumulated profit.
हमारा जो भी प्रॉफिट आता है हम ऑलवेज रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं। तो मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस में पास्ट ईयर के प्रॉफिट में वहां बैलेंस पड़ा है तो उसमें से भी हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो करंट ईयर का प्रॉफिट, पास्ट ईयर का प्रॉफिट। नंबर 3, आउट ऑफ बोथ और in computing the profits, any amount representing unrealized gain, notional gain or revaluation of assets or any change in carrying amount of the assets and liability at the end of the value shall be excluded. Meaning thereby जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, या तो इसमें जितना अनरियलाइज पोर्शन है, अनरियलाइज पोर्शन दैट शुड बी एक्सक्लूडेड, दैट शुड बी डिडक्टेड, एंड जो बैलेंस बचता है उसमें से ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं, रिवैल्यूएशन रिजर्व। आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन रिजर्व डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। क्यों? रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या है पहले तो ये समझ लो। समझ लो हमने लैंड परचेस किया था 2001 में 1 करोड़ में, तो हमारी बुक्स में 1 करोड़ में हमने लैंड रिकॉर्ड किया, गुड। आज ये 20 ईयर्स में, 22 ईयर्स में लैंड की वैल्यू 100 करोड़ हो गई, 100 करोड़ तक इंक्रीज हो गया लैंड की वैल्यू। तो 1 करोड़ से 100 करोड़ तक अगर लैंड का वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ, 99 करोड़ लैंड का वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ, और लैंड है उस पे हमारी फैक्ट्री बिल्डिंग है, आज भी हमारी फैक्ट्री चालू है, हमने लैंड सेल नहीं किया बट हमारी लैंड की प्राइस बढ़ गई। तो अगर हमको बुक्स में उसकी बैलेंस शीट में रियल वैल्यू दिखानी है तो 99 करोड़ असेट में ऐड करना पड़ेगा। तो असेट वी विल डेबिट 99 करोड़, क्रेडिट क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व 99 करोड़। तो जो ये रिजर्व है अभी रियलाइज नहीं हुआ, हमने लैंड सेल नहीं किया, तो ये प्रॉफिट है बट इट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आउट ऑफ दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, बी क्लियर। तो फ्री रिजर्व में से ही डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। व्हाट इज कॉल्ड फ्री रिजर्व? इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज द जनरल रिजर्व, उसमें से ही डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, बी क्लियर। आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, बी क्लियर, बी क्लियर, या एंड अदर स्पेशल रिजर्व डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। तो आपको दो ही रिजर्व याद रखना चाहिए डिविडेंड के लिए, इट इज P&L अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। अगर उसमें आपके पास बैलेंस है the company can declare the dividend among the shareholders. I hope the picture is clear. And number next is government grant, जो यहाँ बी में लिखा, out of the money provided by the central government or state government, central government or state government, या उसमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, बिग क्लियर, बिग क्लियर, या हेलो, गुड मॉर्निंग सर, હું ફોન કરું થોડી વારમાં? હા, या तो आउट ऑफ दी गवर्नमेंट ग्रांट, अगर गवर्नमेंट के पास से अगर आपको ग्रांट मिला है तो उसमें से भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली 3 सोर्स है। नंबर 1 करंट ईयर का प्रॉफिट, नंबर 2 पास्ट ईयर का रिजर्व जो प्रॉफिट हमारी बैलेंस शीट में पड़ा है वो, एंड नंबर 3 अगर गवर्नमेंट ने डिविडेंड पे करने के लिए अगर कुछ स्पेशल आपको ग्रांट दिया है इन परस्यूएंस ऑफ द गारंटी, इन दैट केस इसमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, या बी क्लियर। तो यहाँ लिखा है इन अकॉर्डेंस विद SS3 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3, जिस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिस तरह से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, इस तरह से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी है कंपनी सेक्रेटरी के लिए। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3, अ कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स in case non-compliance of provision relating to acceptance of deposit under the act till such time the deposit accepted have been repaid with interest in accordance with the terms and conditions। यानी कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपका कोई और डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पब्लिक डिपॉजिट लिया है तो उसका रीपेमेंट आपने इन टाइम कर दिया है, डिबेंचर है तो उसका रीपेमेंट इन टाइम कर दिया है, तो ही बाद में आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, बी क्लियर। या कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड इफ इट हैज डिफॉल्टेड इन, जो ये डिफॉल्ट है तो यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। कौन से डिफॉल्ट है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, या तो डिबेंचर का इंटरेस्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर इंटरेस्ट। नंबर 2 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस और क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन करंट और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन और बैंक लोन और इंटरेस्ट। मींस इतने डिफॉल्ट है इसमें से कोई भी यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। समझ लो डिबेंचर कोई पेमेंट करना बाकी है, उसका इंटरेस्ट पे करना बाकी है, अगर प्रेफरेंस कैपिटल रिडेम्पशन ड्यू हो चुका मगर वो नहीं पे हुआ, अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दिया था मगर अभी तक वो नहीं पे कर पाए, अगर टर्म लोन बैंक का लोन कोई चल रहा है उसका इंटरेस्ट है वो उसके पेमेंट में डिफॉल्ट है तो यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। एक चीज क्लियर है ना, क्या डिविडेंड है वो लास्ट में आता है,
पहले आपका सभी ड्यू क्लियर कर लो, बाद में अगर प्रॉफिट बचता देन यू कैन डिक्लेयर डिविडेंड, बी क्लियर। या जब तक ये डिफॉल्ट चलेगा कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, बी क्लियर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, नाउ दिस प्रोविजन इज नॉट देयर इन द लॉ। अ कंपनी में जो लिखा है में, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन द फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर एज इट मे कंसीडर एप्रोप्रिएट। कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी में ट्रांसफर सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। या डिविडेंड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है करंट ईयर में तो कंपनी रिजर्व में से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। रिजर्व कौन सा? आपका जनरल रिजर्व। आप जनरल रिजर्व में से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने आपको पढ़ाया करंट ईयर का प्रॉफिट, पास्ट ईयर का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व एंड गवर्नमेंट ग्रांट, ये सोर्सेस में से ही डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। तो अगर आपको रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो व्हाट आर द प्रोविजंस? तो उसके लिए एडिशनल कंडीशन है। व्हाट आर द एडिशनल कंडीशन? यहाँ देखो, ये आपको 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। देखो, कंडीशन 1, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ रेट्स एट विच डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय इट इन 3 immediately preceding year, provided that sub rule shall not apply to a company which has not declared any dividend in case of preceding 3 financial year, meaning thereby क्या, अगर मुझे रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो मैं कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं? तो लिमिट है। कितने लिमिट? जो लास्ट 3 इयर्स में मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, समझ लो 10%, 12% एंड 14%, तो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज ले लो। कितना एवरेज है यार? 10, 12 एंड 14, तो 12% इज एवरेज। तो मैं करंट ईयर में मैक्सिमम 12% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं, बिग क्लियर। या अगर मुझे रिजर्व में से डिक्लेयर करना है तो, अगर आपको प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करना है, करंट ईयर का प्रॉफिट में से, देन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बट रिजर्व में से अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है देन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट? लास्ट 3 इयर्स एवरेज डिविडेंड रेट। तो करंट ईयर का डिविडेंड का रेट शुड नॉट एक्सीड द लास्ट 3 इयर्स एवरेज डिविडेंड रेट। Number 2, the total amount to be drawn from such accumulated profit shall not exceed 1/10 of sum of paid up share capital and free reserves as appearing in the latest financial statement, audited financial statement, meaning thereby जो मेरा लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स है, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व मींस पीएनएल एंड जनरल रिजर्व, तो पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स का टोटल कर दो, समझ लो इट इज 100 करोड़, इट इज 100 करोड़, तो उसका 10%, 1/10, 10% जो यहाँ लिखा ना 1/10, तो उसका 10% कितना होता है? 10 करोड़। मैं मैक्सिमम जनरल रिजर्व में से 10 करोड़ विड्रॉ कर सकता हूँ और उतना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ करंट ईयर में, बी क्लियर। दैट इज सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी? व्हाट इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन? लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट डिविडेंड का, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। सेकंड कंडीशन, मेरा पेड अप कैपिटल एंड जनरल रिजर्व का 10%, उतना मैं मैक्सिमम विड्रॉ कर सकता हूं जनरल रिजर्व में से फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। कंडीशन नंबर 3, अमाउंट सो ड्रॉन shall first be utilized to set off the losses of the incurred in the financial year in which dividend is declared before any dividend in respect of the equity share is declared। मतलब अगर मैंने जनरल रिजर्व में से समझ लो 10 करोड़ विड्रॉ किया, मगर करंट ईयर में लॉस था 2 करोड़, तो पहले वो 2 करोड़ माइनस कर दो 10 करोड़ में से, 8 करोड़ ही आपके पास डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बचेगा। एक चीज याद रखो, हम जनरल रिजर्व में से क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, क्यों हम वहां से डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि करंट ईयर में हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, दैट इज अ फंडामेंटल रीजन। इसीलिए तो हम जनरल रिजर्व में गए। तो अगर जनरल रिजर्व में से आपको विड्रॉ करना है तो देयर आर 3 कंडीशन। नंबर 1, लास्ट 3 साल का एवरेज डिविडेंड से रेट बढ़ना नहीं चाहिए। नंबर 2, आप पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व उसका 10% से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, मैक्सिमम 10% विड्रॉ कर सकते हो। एंड जो विड्रॉ किया उसमें से करंट ईयर का लॉस माइनस कर दो, तो 10 करोड़ विड्रॉ किया था, इसमें से करंट ईयर का लॉस अगर 2 करोड़ है माइनस कर दो तो 8 करोड़ बचा, 8 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो करंट ईयर में, बी क्लियर। एंड नंबर लास्ट क्या, the balance of reserves after such withdrawal shall not fall below 15% of the paid up capital as appearing in the latest financial statement। जनरल रिजर्व में मिनिमम बैलेंस कितना रहना चाहिए? आपका लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसमें देख लो, उसमें पेड अप कैपिटल कितनी है, समझ लो पेड अप कैपिटल इज 50 करोड़, 50 करोड़, तो 50 करोड़ का 10%, 50 करोड़ का 15%, 50 करोड़ का 15%, यानी कि 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल कितना आता है? इट इज 7.5 करोड़। तो 7.5 करोड़ मिनिमम
आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस बचना चाहिए विड्रॉल के बाद। आपने जो विड्रॉ किया उसके बाद ये फ्री रिजर्व का बैलेंस मिनिमम 15% बचना चाहिए, मतलब हमारे एग्जाम्पल में 7.5 करोड़ बचना चाहिए। डिक्लेयर आपकी पेड अप कैपिटल है उसका 15% मीन 7.5 करोड़। 50 करोड़ अगर पेड अप कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दैट 50 करोड़ है, तो उसका 15% मीन 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ जनरल रिजर्व में बैलेंस बचना चाहिए। बिग क्लियर, बिग क्लियर। तो ये चारों चार कंडीशन आपको क्यूमुलेटिवली फॉलो करनी है, अप्लाई करनी है। 4 रिस्ट्रिक्शन है। व्हाट आर द 4 रिस्ट्रिक्शन? नंबर 1, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट, डिविडेंड एवरेज रेट उससे बढ़ना नहीं चाहिए। नंबर 2, हम 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते जनरल रिजर्व में से। नंबर 3, जो विड्रॉ किया उसमें से करंट ईयर का लॉस माइनस कर दो, बैलेंस से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। नंबर 4, जनरल रिजर्व में विड्रॉ करने के बाद बैलेंस कितना बचना चाहिए? मिनिमम 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल, उतना बैलेंस वहां रहना चाहिए। बैलेंस वी कैन विड्रॉ फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। आई होप इट इज क्लियर। एंड नेक्स्ट, नो कंपनी शैल डिक्लेयर dividend unless carry over previous losses and depreciation not provided in the previous year are set off against the profit of the company of the current year। एक चीज ये भी याद रखो, क्या अगर समझ लो हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, वो केस में भी आगे का मेरा जो भी लॉसेस है, जो भी डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो पहले पीएनएल वो पहले माइनस कर दो और बैलेंस बचता है उस पर ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट इज अ नॉर्मल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन। बट माय क्वेश्चन इज, क्या आपको ये 4 कंडीशन याद रखनी है? 1, 2, 3 एंड ए वाला 4, ये 4 कंडीशन है। इट इज विथ रिगार्ड टू विड्रॉल यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व। तो मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एकदम सिंपल कर दूं। अगर करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो देन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कितना परसेंटेज भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, पूरा प्रॉफिट डिविडेंड में दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। 100% डिविडेंड दे सकते हो, 200% डिविडेंड दे सकते हो, 500% डिविडेंड दे सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जनरल रिजर्व में से करंट ईयर में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो हमको मेरा पास प्रॉफिट जो पड़ा है, कहां पड़ा? जनरल रिजर्व, वहां से विड्रॉ करके डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। इन दैट केस these 4 conditions are required to be satisfied. 4 restriction would be applicable. Big clear. I hope it is clear. It is clear. Any doubt, audience, in this case? Next, dividend to be declared from free reserves only. वो मैंने आपको अभी बढ़ा दिया। फ्री रिजर्व प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना। व्हाट इज कॉल्ड फ्री रिजर्व? प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व, उसमें से ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। आप रिवोल्यूशन रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। दैट इज गिवन देयर, वो ये सब कुछ यहाँ लिखा है, बी क्लियर। तो आपकी बैलेंस शीट में 2 रिजर्व एलिजिबल है, कौन से? नॉर्मली इट इज जनरल रिजर्व एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, काफी और मिसलेनियस रिजर्व है वो फ्री है, मगर आपके लिए नॉर्मली मेन 2 रिजर्व आर फ्री रिजर्व, इसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। इट इज पीएनएल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। आपकी बैलेंस शीट में होता है ना रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व, बस वहां जो बैलेंस पड़ा उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123(2) फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी। एज पर दिस सेक्शन इट शैल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2। यस, आपको भली बात ही पता होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन यानी कि एसेट्स की लाइफ दिया है, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एंड शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है, वर्टिकल फॉर्मेट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है आपको, तो शेड्यूल 2 के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एक चीज याद रखो, आप जब भी बोलो प्रॉफिट, व्हाट इज कॉल्ड प्रॉफिट? डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो, बाद में जो प्रॉफिट बचता है दैट इज अ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट में से यू विल हैव टू डिक्लेयर द डिविडेंड। डिक्लेयर, तो डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो एज पर शेड्यूल 2, एंड नाउ जो प्रॉफिट बैलेंस है, आउट ऑफ द बैलेंस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, यू कैन डिक्लेयर द डिविडेंड, कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। क्या क्लियर? उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? इट इज अ प्रोरोगेटिव ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनली बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, शेयरहोल्डर्स अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड डिक्लेरेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया, फॉर इंटरिम डिविडेंड ओनली बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर फाइनल डिविडेंड board will propose and shareholders will declare. So this topic is with regard to interim dividend. Interim dividend means समझ लो इन्फोसिस, टीसीएस, आज मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो साल में 1-2 बार डिविडेंड भी देती है इंटरिम डिविडेंड। तो जो एजीएम में तो वो डिविडेंड देती है,
साल में इन बिटवीन भी वो डिविडेंड देती है, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। काफी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, काफी बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, काफी बड़ा प्रॉफिट अर्न करती है, तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ कंपनी इज डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड। तो व्हाट इज द प्रोविजन? देखो, सेक्शन 123(3) of the Companies Act 2013 provides that the board of directors of the company may declare interim dividend during any financial year or at any time during the period from the closure of the financial year till the holding of the AGM out of surplus in the P&L account or out of the profit of the financial year for which the interim dividend is sought to be declared, or out of the profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend. In case the company has incurred the loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of the interim dividend, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average dividend declared by the company during immediately preceding 3 financial year. Meaning दरबार करंट ईयर में समझ लो, अभी मार्च महीना चल रहा है, अगर कोई कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है अप्रैल टू दिसंबर तक, 9 मंथ्स का, तो दैट इज इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, दैट इज इंटरिम डिविडेंड अप्रैल टू दिसंबर। तो कंपनी अप्रैल टू दिसंबर का पीएनएल बनाएगी, अप्रैल टू दिसंबर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी, अप्रैल टू दिसंबर का जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट में से कंपनी कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। मगर अगर लॉस आ रहा, अप्रैल टू दिसंबर में लॉस आ रहा, तो भी अगर कंपनी के पास रिजर्व पड़ा उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो लास्ट 3 इयर्स में हमने जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया वो एवरेज रेट से ज्यादा रेट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी आपको फोकस करना चाहिए, अगर करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करना है, पहले 3 क्वार्टर के प्रॉफिट में से, अगर आपके पास इनफ प्रॉफिट है तो यू कैन डिक्लेयर डिविडेंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कितना भी परसेंटेज इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। बट अगर ये 9 मंथ्स का मैंने पीएनएल बनाया उसमें लॉस आया तो रिस्ट्रिक्शन आएगा। लास्ट 3 इयर्स में हमने जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया वो एवरेज रेट से आपका इंटरिम डिविडेंड, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड बढ़ना नहीं चाहिए। बी क्लियर? या यहाँ लिखा SS3, इट इज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3। While clarifying the interim dividend provides that while declaring the interim dividend, the board shall consider the financial result for the period for which interim dividend is to be declared and should be satisfied that financial position of the company justifies and supports the declaration of such dividend. Financial results shall take into account depreciation for the full year, taxation, deferred tax, other anticipated losses and dividend that would be required to be paid at a fixed rate on the preference shares। मतलब सब कुछ डेबिट कर दो, सब कुछ डेबिट। अगर करंट ईयर में मैं इंटरिम डिविडेंड दे रहा हूँ तो मुझे सब कुछ प्रोविजन कर लेना चाहिए, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कर लो, इनकम टैक्स का प्रोविजन कर लो, कोई एंटिसिपेटेड लॉसेस है उसका प्रोविजन कर लो, प्रेफरेंस डिविडेंड का प्रोविजन कर लो, और बाद में प्रॉफिट बनता है देन यू कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। बिग क्लियर? या नेक्स्ट, losses incurred during current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, वो भी आपको डेबिट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, फर्दर इन केस ऑफ क्लोजेस E, interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average rate declared during last 3 years। वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर करंट 9 मंथ्स में अगर प्रॉफिट है तो यू कैन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड विदाउट एनी लिमिट। अगर 9 मंथ्स में अगर लॉस है तो मुझे आगे के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, मुझे लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज जो डिविडेंड है वो रेट से बढ़ना नहीं चाहिए। फर्दर SS3 प्रोवाइड्स दैट इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन द इवेंट ऑफ द लॉस और inadequacy of the profit during the financial year, no interim dividend shall be declared or paid out of the free resource। मतलब ये भी यहाँ क्लियर हो गया, इट इज अ बोर्ड पावर, ओनली बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। मैं इतना मानता हूं, क्या अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, करंट ईयर में अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो आप साल के बीच में एक बार और भी डिविडेंड दे सकते हो, 2 बार डिविडेंड दे सकते हो। अगर प्रॉफिट अच्छा है तो पूरा एक्सपेंडिचर डेबिट कर दो, बाद में अगर प्रॉफिट बचता है यू कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड एज वेल। एंड एजीएम में हम फाइनल डिविडेंड तो डिक्लेयर करेंगे ही, बट ओवर एंड अबव दिस इंटरिम डिविडेंड वुड बी डिक्लेयर्ड। बिग क्लियर? बिग क्लियर? या अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी डिपॉजिटेड इन स्पेशल अकाउंट ऑफ द शेड्यूल बैंक। अब इंटरिम डिविडेंड है या तो फाइनल डिविडेंड है, दोनों के लिए ये टॉपिक एप्लीकेबल है। GHIJ क्या? सेक्शन 123(4) प्रोवाइड्स दैट amount of dividend including interim dividend लिखा shall be deposited in a scheduled bank in a separate account within 5 days
फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड। हेलो, इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में, एजीएम में। जिस दिन डिक्लेयर हुआ वहां से विद इन 5 डेज में डिविडेंड की अमाउंट, समझ लो डिविडेंड की अमाउंट 20 करोड़ है, 20 करोड़ तो कंपनी विल ट्रांसफर दिस 20 करोड़ इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर लो और वहां ये डिविडेंड ट्रांसफर कर दो, 20 करोड़ वहां सेपरेट ट्रांसफर कर दो। क्यों? अब शेयर होल्डर को पे करना है। तो विद इन 5 डेज में, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, विद इन हाउ मेनी डेज द कंपनी हैज टू ट्रांसफर टू द सेपरेट बैंक अकाउंट। तो विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, कंपनी विल ट्रांसफर द डिविडेंड अमाउंट टू द सेपरेट बैंक अकाउंट। क्या? डिविडेंड ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। यस, इसमें रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर होती है। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर होती है। रिकॉर्ड डेट मींस वो दिन पे 3:30 बजे जो स्टॉक मार्केट बंद होता है वो टाइम पे अगर आपके पास इक्विटी शेयर है वो हमारी कंपनी का, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो कौन से डेट का देखने का? रिकॉर्ड डेट का लिस्ट देखने का शेयर होल्डर्स का। यस, तो जो यहाँ क्लियर कर लिखा 123 explain that no dividend shall be paid by a company in respect of any shares therein except to the registered shareholders. Registered shareholders. Big clear. Big clear. Yeah. तो माय क्वेश्चन इज क्या, एंड आपको मैंने ये भी पढ़ाया था बोनस शेयर्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, और रजिस्टर्ड शेयरहोल्डर्स को ही ये डिविडेंड मिलेगा। मतलब रिकॉर्ड डेट पे अगर आपका नाम है देन यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव टू ऑब्टेन द डिविडेंड। मोड ऑफ पेमेंट, इफ एनी डिविडेंड पेएबल इन कैश मे बी पेड बाय चेक और वारंट और इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयरहोल्डर्स। नॉर्मली ई ट्रांसफर होता है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा, आपके बैंक में आ जाएगा। क्या? नो डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड और पेड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। वो भी मैंने आपको पढ़ाया। क्या? पब्लिक डिपॉजिट का डिफॉल्ट है, डिबेंचर का डिफॉल्ट है, प्रेफरेंस डिविडेंड का डिफॉल्ट है, देन कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। या बी क्लियर। और यहाँ लिखा 123(6) provides that the company which fails to comply with the provision of section 73 prohibition of acceptance of the deposit and 74 repayment of deposit, yeah, shall not, so long as such failure continues, declare or paid the dividend. Be clear. क्या? बाद में नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट। चलो हमने समझ लो फाइनल डिविडेंड है। 1 मिनट के लिए सोचो, फाइनल डिविडेंड है। हमने बोर्ड ने प्रपोज किया, रिकमेंड किया 15%, शेयरहोल्डर्स ने अप्रूव कर दिया एजीएम में 15%। बाद में विद इन 5 डेज में, समझ लो 15 करोड़ अमाउंट है, अमाउंट इज 15 करोड़। विद इन 5 डेज में वी हैव ट्रांसफर्ड टू द सेपरेट बैंक अकाउंट। वेरी गुड। बाद में विद इन 30 डेज में फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, विद इन 30 डेज कंपनी हैज टू पे टू इट्स शेयरहोल्डर्स। 30 दिन में शेयरहोल्डर्स को पे कर दो। एंड 30 दिन में अगर आपने पे नहीं किया, अगर अनपेड रहा, कोई शेयरहोल्डर का एड्रेस गलत है, तो उसका बैंक डिटेल गलत है, तो पे नहीं हो सकता, समझ लो। तो 30 डेज के बाद इमीडिएटली यू विल हैव टू ट्रांसफर विद इन 7 डेज टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। यहां देखो, समझ लो, टेक एन एग्जांपल, 15 करोड़ हमने ट्रांसफर किया विद इन 5 डेज में टू सेपरेट बैंक अकाउंट। अब हमको 30 दिन में पे कर देना है शेयरहोल्डर्स को। ये 15 करोड़ में से समझ लो 12 करोड़ पे कर दिया, उसका बैंक डिटेल मिल गया शेयरहोल्डर्स का। 3 करोड़ के लिए शेयरहोल्डर्स का एड्रेस गलत है, या तो बैंक डिटेल गलत है, या तो बैंक डिटेल नहीं है, तो आपका 30 दिन खत्म हो गया। तो अब 30 दिन खत्म होता, वहां से विद इन 7 डेज में ये जो आपका 3 करोड़ है, यू विल हैव टू ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर की जाए विद इन 7 डेज में। डिक्लेयर दिस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 डेज। एंड बाद में जब भी अगर शेयरहोल्डर आएगा तो उसमें से पे किया जाएगा, क्या उसकी करेक्ट डिटेल आएगी तो उसमें से पे की जाएगी। अगर 7 साल तक, 7 ईयर तक वहां अमाउंट पड़ी रही अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो आफ्टर 7 ईयर्स गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफर कर देना। क्या इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, गवर्नमेंट का फंड है, वहां ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट ट्रांसफर कर देने का। तो मैं आपको ओवरऑल ऐसा पढ़ा सकता हूं, क्या बोर्ड विल प्रपोज, शेयरहोल्डर्स विल डिक्लेयर, विद इन 5 days it has to be transferred to separate bank account, within 30 days company has to pay to the shareholders, अगर अनपेड बचा तो विद इन 7 days कंपनी हैज टू ट्रांसफर इट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एंड 7 साल तक अगर अनपेड रहा, 7 years तक, तो कंपनी हैज टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट। बिग क्लियर। तो यहाँ देखो, अब देखते जाइए प्रोविजन, अब आपका रिवीजन ही होगा। सेक्शन 124(1) स्टेट दैट वेयर डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड और क्लेम विद इन 30 days। लिखा ना, 30 दिन में अगर पे नहीं किया तो कहाँ ट्रांसफर करने का? विद इन 7 days में।
अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जो लिखा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ दिस वन, तो टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड द कंपनी शैल, जो लिखा ना शैल, विद इन 7 days from the date of expiry of the said period of 30 days transfer the total amount of dividend which remains unpaid to a special account to be opened by the company in that behalf in any scheduled bank to be called unpaid dividend account. यानी कि अगर 30 दिन में पे नहीं हुआ तो विद इन 7 days में company has to transfer the unpaid amount to unpaid dividend account. Big clear. क्या लिखा है? State that any person claiming to be entitled to any money transferred to unpaid dividend account may apply to the company for payment of money claim. Yes, अगर ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया, बाद में शेयरहोल्डर्स की बैंक डिटेल आती है, शेयरहोल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, सर मेरी करेक्ट बैंक डिटेल ये है, तो बाद में आपको उसमें से पे किया जाएगा, डोंट वरी। डिटेल्स ऑफ अनपेड डिविडेंड टू बी प्लेस एट द वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे पूरा डिटेल आप पब्लिश करेगा, कितने शेयरहोल्डर्स है, ये जो यहाँ लिखा है सेक्शन 124(2) प्रोवाइड्स दैट कंपनी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days ऑफ मेकिंग एनी ट्रांसफर टू द अमाउंट under section 124(1) to the unpaid dividend account prepare a statement containing the names, last known address यानी कि एड्रेस, unpaid dividend to be paid to each person and place it on the website of the company. हेलो, अगर ये 30 दिन में जितना भी अनपेड रहा वो 30 दिन खत्म होता, बाद में आपको 7 days में तो ट्रांसफर तो कर देना अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, मगर 90 days में आपको क्या करने का, एक पूरा लिस्ट बना दो कौन कौन से शेयरहोल्डर्स का पेंडिंग है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका अमाउंट, कितना अमाउंट बाकी है, वो कंपनी की वेबसाइट पे रख दो, तो कोई भी शेयरहोल्डर्स वेबसाइट देखेगा तो उसको पता चलेगा मेरा नाम अनपेड में है, तो वो इमीडिएटली अपनी बैंक डिटेल अपडेट कर देगा, वो क्लेम करेगा एंड अकॉर्डिंगली उसको डिविडेंड मिल जाएगा। बिग क्लियर। वो 90 days का टाइम है वेबसाइट पे रखने के लिए, क्या? तो आपको टाइम लिमिट फिक्स कर लेने का, वो सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लिमिट है, 5 दिन, डिविडेंड पे करने के लिए कितना टाइम है, 30 days, पे नहीं हुआ 30 days में तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए व्हाट इज द टाइम लिमिट, 7 days, एंड 7 साल तक अगर पेंडिंग रहा, अनपेड रहा, तो आपको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना है, जो यहाँ लिखा है इफेक्ट ऑफ नॉन ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड, तो पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 124(3) प्रोवाइड्स दैट इफ द डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द टोटल अमाउंट referred to in this section or any part thereof to unpaid dividend account, it shall pay from the date of such default interest on so much of the amount as has not been transferred to the said account at the rate of 12% per annum, and interest accruing on such amount shall ensure to the benefit of the members of the company in proportion to the amount remaining unpaid. यहाँ देखो, अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में सेपरेटली उसने ट्रांसफर नहीं किया कंपनी ने फंड, तो 12% पर annum कंपनी को इंटरेस्ट भी लगेगा। बी क्लियर। एंड ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 years तक अनपेड रहता है, फॉर 7 years कोई शेयरहोल्डर्स आता ही नहीं लेने के लिए, तो समझ लो मेरे एग्जांपल में 12 करोड़ हमने पे कर दिया था, 3 करोड़ अनपेड था, 3 करोड़ में से समझ लो 2 करोड़ के लिए शेयरहोल्डर्स आए लेने के लिए 7 साल में, तो उसको पे कर दिया, अभी भी 1 करोड़ बाकी है, तो और 7 साल खत्म हो गया, तो आफ्टर 7 years the company has to transfer this 1 crore to investor education and protection fund of the central government. Be clear. So यहाँ देखो section 124(5) state that any money transferred to the unpaid dividend account of the company in pursuance of this section which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date of such transfer, जिस दिन वहां ट्रांसफर किया वहां से 7 साल तक कोई शेयरहोल्डर नहीं आया वो लेने के लिए, जितना भी बैलेंस पड़ा रहा, that amount to be transferred to investor education and protection fund, yeah, shall be transferred by the company along with interest accrued if any thereon to the fund established under section 125(1). क्या लिखा, investor education and protection fund, ये फंड का नाम भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, एक टाइम पीरियड भी याद रखना, 7 साल अनपेड रहता है तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दो, एंड द कंपनी shall send a statement in the prescribed form of details of such transfer to the authority, means government authority, which administer the said fund, and that authority shall issue the receipt to the company as an evidence of such transfer. तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एक गवर्नमेंट का फंड है, स्पेशल अथॉरिटी वो मैनेज कर रही है, आप जब भी अमाउंट ट्रांसफर करो यहाँ पूरा डिटेल लिख लो, अमाउंट का चेक दे दो और उसको ट्रांसफर कर दो और वहां से आपको रिसिप्ट ले लो, तो ये प्रूव हो गया कि आफ्टर 7 years अब आपके पास नहीं है, बिकॉज इट बिकम्स अ पब्लिक मनी, इट इज अ पब्लिक मनी, इट इज नॉट अ कंपनीज मनी,
उसको उसको वो ट्रांसफर कर देना चाहिए. बी क्लियर क्या? तो दैट वाज ऑल अबाउट द डिविडेंड. तो हमने इंटीरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड दोनों के लिए द प्रोविजंस आर नाउ कंप्लीटली क्लियर. क्या आपको क्या याद रखना चाहिए? दोनों का मीनिंग याद रखना चाहिए. नंबर 2, सोर्स फॉर द डिविडेंड, सोर्स ऑफ फंड. कौन सा सोर्स में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? करंट ईयर का प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट, जनरल रिजर्व एंड गवर्नमेंट ग्रांट, उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो. करंट ईयर के प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना, देयर इज नो लिमिट, कितना भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो. रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वो 4 रिस्ट्रिक्शन याद रखना पड़ेगा. गुड. अब इंट्री में या तो फाइनल है, दोनों क्लियर हो गया, डिक्लेयर हो गया. बाद में प्रोसीजर विल रिमेन सेम. क्या? 5 दिन में सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, 30 दिन में शेयरहोल्डर्स को पे कर दो. जो अनपेड बचा विद इन 7 days में इट हैज टू बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट. एंड 7 साल तक वो अनपेड रहा तो इट हैज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन. आई होप दिस टॉपिक इज कंप्लीटली क्लियर टू यू ऑडियंस. Any question? यहाँ हम यूनिट नंबर 2 क्लोज कर रहे हैं एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल बिगिन विद द यूनिट नंबर 3. या आपका मिड सेमेस्टर अनाउंस हो चुका है.